अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एडवांस ऑडिटिंग का हमारा 19th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल ऑडिट का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। इंटरनल ऑडिट के हवाले से हम आउटलाइन को डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आउटलाइन के जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें मीनिंग्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड स्कोप ऑफ और फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये वो हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह लास्ट वीक हमने लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट और असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स के हवाले से होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट है इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, इसको डिस्कस किया। इस वीडियो में हम अपने लेक्चर का सेकंड और लास्ट टॉपिक इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा रिकॉल करवाऊं कि हमने जब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस पढ़ा था प्रीवियस वीक में, तो उसमें फ़र्स्ट टू जो पॉइंट्स थे वो क्या थे। फर्स्ट टू पॉइंट्स है जी कि एक्सटर्नल ऑडिट का फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है। एक्सटर्नल ऑडिट का फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है, वेयर एज जो इंटरनल ऑडिट है उसका फोकस एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस पर होता है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नहीं बल्कि कंपनी के बाकी एक्टिविटीज़ पर भी, बाकी ऑपरेशंस पर भी फोकस होता है। सेकंड हमने डिफरेंस पढ़ा था जी कि एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेना है, जबकि इंटरनल ऑडिट का मकसद है बिजनेस के सिस्टम को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। अब इन दोनों डिफरेंसेस को साबित करना बेसिकली वो इस टॉपिक का मकसद है। आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इन जो डिफरेंसेस जो मैंने दो अभी आपके सामने डिस्कस किए कि इंटरनल ऑडिट का मकसद क्या है, इंटायर बिजनेस ऑपरेशंस पर फोकस करना। इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, हर सिस्टम को, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, कंपनी के हर सिस्टम को इम्प्रूव करना, हर ऑपरेशन को इम्प्रूव करना। तो जब आप इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वाकई इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है वो बड़ा वाइड है। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती, इंटरनल ऑडिट में कंपनी के सारे ऑपरेशंस, हर तरह की एक्टिविटी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, हर तरह की एक्टिविटी, प्रोसेसेस, बिहेवियर्स, सब को फोकस किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट की इस टॉपिक का मतलब ये है जी कि इंटरनल ऑडिट में क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो बढ़ते हैं जी इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स की तरफ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, मतलब इंटरनल ऑडिट में 4 तरह के काम किए जाते हैं, 4 तरह की असाइनमेंट्स की जाती हैं। एक को कहा जाता है वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का हिस्सा है। सेकंड को कहा जाता है जी बेस्ट वैल्यू ऑडिट, थर्ड है ट्रेडिशनल ऑडिट एंड फोर्थ है ऑपरेशनल ऑडिट। दीज आर 4 असाइनमेंट्स, द टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म्ड इन इंटरनल ऑडिट। जो फर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी है उसको कहा जाता है वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, सेकंड को बेस्ट वैल्यू ऑडिट, थर्ड है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑडिट एंड फोर्थ है ऑपरेशनल ऑडिट। ये चारों ऑडिट इंटरनल ऑडिट में किए जाते हैं। जब आप इन चारों को पढ़ लेंगे तो आपको इस पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन एक तरह से मिल जाएगी कि वाकई ही इंटरनल ऑडिट का जो फोकस है वो एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं और इंटरनल ऑडिट का मकसद जो है वो बिज़नेस के परफॉर्मेंस को, सिस्टम को इम्प्रूव करना है, बेहतरी लाना है। वेयर एज एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद सिर्फ ओपिनियन लेना होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओपिनियन लेना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट एक्टिविटी से कि इंटरनल ऑडिट में फ़र्स्ट एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी ऑडिट।
अगर वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का लफ्ज़ी मतलब देखें तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब है जी पैसे को अहमियत देना, पैसे की कदर करना। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मकसद क्या है जी? ये इंटरनल ऑडिट का काम है कि वो वैल्यू फॉर मनी ऑडिट करे। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिटर देखे कि कंपनी में कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, किन कामों में पैसा खर्च हो रहा है। अब वो जो स्पेंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखना कि क्या वो जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसी फ़ायदे के लिए है या बिला वजह पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है, क्या कहीं पर ज़ाती फ़ायदे के लिए पैसा तो नहीं खर्च किया जा रहा। स्पेंडिंग एरियाज़ को फोकस करना कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है, उनको वॉच करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना, रिव्यू करना कि वो पैसा किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब वो पैसा किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है। सो द पर्पज़ ऑफ दिस ऑडिट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, इज़ टू फोकस किया जाए स्पेंडिंग एरियाज़ में। स्पेंडिंग एरियाज़ मतलब जहाँ जहाँ पर पैसा खर्च होता है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ पर पैसा खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं। इन सब एरियाज़ पर फोकस किया जाता है एक्सपर्टाइज के अलावा जहाँ जहाँ पैसा खर्च होता है। टू लुक इनटू, क्या देखा जाता है इन एरियाज़ में, इन स्पेंडिंग एरियाज़ में क्या चीज़ चेक की जाती है। 3 चीज़ें मकसद हैं। देखा जाता है वेयर टू मच मनी इज़ बीइंग स्पेंडिंग, कहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है बिला वजह। वेयर स्पेंडिंग फॉर नो मीन टू स्पेंड, कहाँ बग़ैर किसी वजह के पैसा खर्च हो रहा है। तो मकसद क्या है? देखना कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, रकम कहाँ खर्च हो रही है, क्या किसी मकसद के लिए खर्च हो रही है या बिला वजह खर्च हो रही है। ख़ास तौर पर उन एरियाज़ को फोकस करना वेयर टू मच मनी इज़ बीइंग स्पेंडिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ ऑडिट देखता है भाई बहुत ज़्यादा है, आपको इसके बदले में कम सैलरी पर लोग भी मिल सकते हैं। या कंपनी में ने जो प्रीमिसेस होल्ड किए हुए हैं, कंपनी के पास जो उसकी बिल्डिंग है उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिटर ये देखता है भाई कि आपको इससे कम रेंट में बिल्डिंग कहीं और मिल सकती है। तो ये इंटरनल ऑडिटर का काम है कि ये देखना कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पर बिला वजह पैसा खर्च हो रहा है। फिर सजेशंस देना टू कंट्रोल द स्पेंडिंग, सजेशन देना भी इंटरनल ऑडिटर का काम है कि वो सजेशन दे कि कैसे इन स्पेंडिंग्स को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देखें क्या एक्सटर्नल ऑडिट में ये काम किया जाता है? नहीं किया जाता। तो फिर इंटरनल ऑडिट में अगर ये काम किया जाए कि तमाम स्पेंडिंग एरियाज़ को लुक किया जाए, मॉनिटर किया जाए और उनमें स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करने की सजेशन दी जाए, हाईलाइट किया जाए कहाँ कहाँ पर ऐसा खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा? बिज़नेस का ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूव होगा। यही मकसद है, यही हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल ऑडिट बिज़नेस के एंटायर ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर देता है। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट में 3 ईज़ होते हैं जिन पर वर्क किया जाता है, मतलब इसके 3 मकसद, 3 ईज़ इसके ऑब्जेक्टिव हैं वैल्यू फॉर मनी ऑडिट के। इकोनॉमिक, चीज़ों को इकोनॉमिक बनाना, स्पेंडिंग्स को इकोनॉमिक बनाना, एफिशिएंसी लेकर आना और इफेक्टिवनेस लेकर आना। इकोनॉमिक का मतलब ये है अटेनिंग इनपुट्स एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। देखा जाए कि जितने भी इनपुट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉई आपका इनपुट है, चाहे रॉ मटेरियल आपका इनपुट है, चाहे बिल्डिंग, चाहे मशीनरी, जो चीज़ें कंपनी अटेन कर रही है, हासिल कर रही है, वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर होनी चाहिए, मतलब टू मच मनी नॉट स्पेंड की जाए। इकोनॉमी लेकर आना, आप समझ लें, इकोनॉमी लेकर आना बिज़नेस के सारे सिस्टम्स में, सारे ऑपरेशंस में, रोकना स्पेंडिंग्स को, सजेशन देना। देन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहते हैं मिनिमम वेस्टेज कम करना, वसाइल की, टाइम कम ज़ाया करना, रिसोर्सेज पैसा कम ज़ाया करना, मशीनरी एब्सोलीट ना हो जाए, पड़ी बेकार ना रहे, फर्नीचर जो बिला वजह पड़ा रहे वो भी एब्सोलीट हो जाता, वो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो पैसा, टाइम और ये सारे एसेट्स जो हैं, ये अगर बेकार पड़े हैं, कोई चीज़ रिपेयर होनी है, अगर उसे रिपेयर नहीं करवाया जा रहा तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इंटरनल ऑडिटर इन चीज़ों को देखता है कि कौन सी मशीनरी है जो रिपेयर होने वाली है, जो ख़राब है, उसको जो है वो रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है, उसको बेचा नहीं जा रहा, उसको अमाउंट रिकवर करके पैसे नहीं हासिल किए जा रहे।
या कौन सी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है जहाँ पर टाइम ज़ाया हो रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब है जी वेस्टेज को कम करना, मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना, रिज़ल्ट हासिल करना विद मिनिमम इनपुट्स, कम से कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करना, दैट इज़ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी ये वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मकसद है। देन इफ़ेक्टिवनेस, दिए गए टारगेट्स जो हैं, गोल्स जो हैं, उनको सक्सेसफुली अचीव करना, कि क्या आपके डिपार्टमेंट्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनको चेक करना कि क्या इफ़ेक्टिवनेस है, क्या टारगेट्स, गोल्स, बजट्स जो बना कर दिए गए हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 3 E's जो हैं ये वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मकसद है। इकोनॉमी लेकर आना, एफिशिएंसी लेकर आना और इफ़ेक्टिवनेस लेकर आना, और चेक करना कि इकोनॉमी कहाँ पर नहीं है उसको हाईलाइट करना और सजेशन देना, एफिशिएंसी कहाँ नहीं है, कहाँ इनएफिशिएंसी है, यहाँ कहाँ इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना और सजेशंस देना ताकि इकोनॉमी लाई जाए, एफिशिएंसी लाई जाए और इफ़ेक्टिवनेस लाई जाए। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी है वैल्यू फॉर मनी ऑडिट जो इंटरनल ऑडिट में की जाती है। सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो इंटरनल ऑडिट में की जाती है दैट इज़ बेस्ट वैल्यू ऑडिट। बेस्ट वैल्यू ऑडिट क्या है? अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखें तो बेस्ट वैल्यू ऑडिट का मतलब है कंपनी के लिए बेस्ट वैल्यू लेकर आना, मैक्सिमम बेनिफिट लेकर आना। बेस्ट वैल्यू ऑडिट देखें नहीं कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आप देखें कि वाकई ही इसकी वजह से, मतलब इस इंटरनल ऑडिट की इस एक्टिविटी की वजह से, इस टाइप की वजह से, इस असाइनमेंट की वजह से आपका बिज़नेस जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। आपका बिज़नेस डे बाय डे फ्लरिश करेगा, डेवलप होगा। बेस्ट वैल्यू ऑडिट जो कि इंटरनल ऑडिट का हिस्सा है, इसमें क्या किया जाता है? द पर्पज़ ऑफ बेस्ट वैल्यू ऑडिट इज़ टू असेस द करंट सिनेरियो। करंट सिचुएशन को देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम प्रेजेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या हालात हैं, एंड सेटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर फ्यूचर। यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर क्या करते हैं? वो कंपनी के करंट सिनेरियो को असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं और कंपनी के लिए स्ट्रेटजीज़ लाहे अमल बताते हैं। फ्यूचर में कंपनी क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाए, क्या इक़दामात उठाए। अब ज़रा इमेजिन करें कि एक टीम इंटरनल ऑडिट की वो आपको ये बताए कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन ये है और आपको फ्यूचर में ये एक्शंस लेने हैं, ये स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी है। तो क्या समझते हैं आप कि इंटरनल ऑडिट की इस असाइनमेंट की वजह से आपका बिज़नेस जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव नहीं होगा, उसका सिस्टम बेहतर नहीं होगा? देखिए एक्सटर्नल ऑडिट में तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। एक्सटर्नल ऑडिट में तो सिर्फ ऑडिटर क्या करता है, वो आपको ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप देखें क्या करता है जी इंटरनल ऑडिटर, वो कंपनी की करंट सिचुएशन को एनालाइज करता है, कंपनी के करंट सिनेरियो जो हैं, करंट जो कंपनी के डिसीजंस हैं, कंपनी के ऑपरेशंस हैं, उनको असेस करता है और बताता है कि फ्यूचर में कंपनी को क्या क्या इक़दामात उठाने हैं बेहतरी के लिए। तो इन बेस्ट वैल्यू ऑडिट क्या किया जाता है? फ्यूचर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट परफॉर्मेंस प्लान बनाए जाते हैं कंपनी के लिए। फ्यूचर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए अच्छे प्लान, जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। एंड रिव्यू, और उनको फिर रिव्यू भी किया जाता है। ऑल प्लान, जो जितने भी प्लान बनाए जाते हैं ओवर अ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड, टू सिक्योर द कंपनी फ्रॉम फ्यूचर रिस्क, ताकि कंपनी को फ्यूचर रिस्क से बचाया जा सके। फ्यूचर जो अनफॉर्सीन इवेंट हैं, कॉन्टिजेंसीज़ हैं, फ्यूचर में होने वाले जो अनहैपनिंग्स हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, उनसे बचाया जा सके। तो ये पर्पज़ है बेस्ट वैल्यू ऑडिट का कि कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस प्लान्स बनाए जाएँ, उनको फिर रिव्यू किया जाए ताकि कंपनी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। कंपनी को फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाने के लिए बेस्ट वैल्यू ऑडिट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो बेस्ट वैल्यू ऑडिट, द पर्पज़ ऑफ बेस्ट वैल्यू ऑडिट इज़ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, ताकि कंपनी में डे बाय डे बेहतरी आए। तो आप देखें इंटरनल ऑडिट का वाकई ही मकसद जो है वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है कंपनी के ऑपरेशंस की, कंपनी के बिज़नेस की। ऐसा कोई काम एक्सटर्नल ऑडिट में नहीं किया जाता। तो बेस्ट वैल्यू ऑडिट में 4 C's पर फोकस किया जाता है। असेस किया जाता है कंपनी को किन चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि फ्यूचर देखिए आपने करंट सिनेरियो को असेस करना है, उसके मुताबिक देखना है फ्यूचर में क्या कॉन्टिजेंसी हो सकती हैं, क्या अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, उसके मुताबिक लाहे अमल बताना ना, स्ट्रेटजीज़ बतानी है। तो इसमें फर्स्ट सी है जी चैलेंजेस को असेस करना कि क्या फ्यूचर रिस्क हैं, क्या फ्यूचर चैलेंजेस हैं, हाउ एंड वाई,
कैसे कोई चैलेंज पेश होगा आपको, उसको वो क्यों पेश आ सकता है चैलेंज। देन कंपेयर करना विद मार्केट ट्रेंड्स, कंपेटिटर और इंडस्ट्री, कंपनी के करंट सिचुएशन का या फ्यूचर रिस्क का, फ्यूचर असेसमेंट के बारे में जो चैलेंजेस असेस किए गए हैं, पता चलाए गए हैं, उनका कंपैरिजन करना कंपेटिटर के साथ, इंडस्ट्री जो उस बिज़नेस से रिलेटेड दूसरी इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही हैं, उनके क्या एक्शंस हैं, उन्होंने क्या लाहेअमल बनाया है, उसके साथ कंपैरिजन करना। देन कंसल्ट, टॉक टू कस्टमर एंड कंपेटिटर्स, अगर कोई ऐसे फ्यूचर रिस्क हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कंपनी को फ्यूचर में कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए बेस्ट वैल्यू ऑडिट का मकसद ये है जी कंसल्ट करना कस्टमर्स के साथ, आगे कस्टमर के टेस्ट के बारे में, उसके डिमांड्स के बारे में पूछा जाए, कंपेटिटर से डिस्कस करना ताकि मिलकर एक लाहेअमल बनाया जाए। तो कस्टमर और कंपेटिटर ये बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, अगर आप इनसे कंसल्ट करते हैं, तो कस्टमर से कंसल्ट करते हैं तो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हैं, उसकी डिमांड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंपेटिटर का फ़ायदा ये, कंपेटिटर के साथ मिलकर आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको कोई एक कंपनी अकेला फेस नहीं कर सकती, अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, कंपेटिटर के साथ मिलकर आप मुकाबला कर सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। देन बेस्ट वैल्यू ऑडिट का लास्ट जो सी है, इसका मतलब ये है ऐसी पॉलिसीज़ कंपनी को बना कर देना ताकि कंपनी फेयर कंपटीशन कर सके, मार्केट में जो फोर्सेस हैं, मार्केट में जो कंपेटिटर्स हैं, उनके साथ फेयरली compete कर सके, ऐसी पॉलिसीज़ कंपनी को बना कर देना, ऐसे परफॉर्मेंस प्लान्स कंपनी को बना कर देना। तो ये 4 C's ऑब्जेक्टिव है बेस्ट वैल्यू ऑडिट का। आप समझ सकते हैं कि बेस्ट वैल्यू ऑडिट कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बेस्ट वैल्यू ऑडिट की, या हम कह सकते हैं इंटरनल ऑडिट की, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनल ऑडिट में डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट किया जाता है, बेस्ट वैल्यू ऑडिट किया जाता है। देन इंटरनल ऑडिट में ही ट्रेडिशनल ऑडिट भी किया जाता है। जाहिर सी बात है, ट्रेडिशनल ऑडिट के बगैर जो है वो ऑडिट का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता। ट्रेडिशनल ऑडिट का मतलब है फाइनेंशियल ऑडिट, कि सिर्फ स्पेंडिंग एरियाज़ को फोकस, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट नहीं सिर्फ किया जाता, सिर्फ बेस्ट वैल्यू ऑडिट नहीं किया जाता, परफॉर्मेंस प्लान नहीं बनाए जाते, बल्कि तीसरा काम ये किया जाता है, ट्रेडिशनल ऑडिट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक किया जाता है। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ चेक किया जाता है, इंटरनल ऑडिट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है। तो द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट इज़ टू इंश्योर, और इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है। देखें, एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद इंश्योर करना नहीं होता। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ चीज़ों को असेस करता है, एग्जामिन करता है, इवैल्यूएशन करता है और अपनी रिपोर्ट दे देता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो मॉनिटर भी करता है, आपने पढ़ा, सुपरवाइज भी करता है, वो इवैल्यूएशन भी करता है और इंश्योर करता है, जहाँ गलती हो वहाँ करेक्शन करवाता है, इंश्योर करता है द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर हो जाएँ। सो द traditional audit is the audit of financial statements. The purpose of traditional audit is to ensure that to ensure the truth and fairness of financial statement. ट्रेडिशनल ऑडिट में क्या किया जाता है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस को रिव्यू किया जाता है टू इंश्योर, इस बात की यकीन दहानी के लिए दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ ट्रू एंड फेयर, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ट्रू एंड फेयर है। ये तो बड़ा सिंपल सा था जी इंटरनल ऑडिट की। असाइनमेंट नंबर 3, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी को कहते हैं जी वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, सेकंड है बेस्ट वैल्यू ऑडिट, थर्ड है ट्रेडिशनल ऑडिट और लास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो बड़ी एक्सटेंसिव है, दैट इज़ ऑपरेशनल ऑडिट। बड़े ध्यान से ऑपरेशनल ऑडिट को आपने समझना है। ऑपरेशनल ऑडिट इज़ आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट और एफिशिएंसी ऑडिट। सिंपली ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब ये है कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन, हर ऑपरेशन को इंडिविजुअली चेक करना, एग्जामिन करना। अब देखें, अगर तो सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता ना तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है, जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट में किया जाता है, जबकि इंटरनल ऑडिट के बारे में हमने पढ़ा है, डिफरेंस में भी पढ़ा है कि इसका फोकस एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस पर होता है। हर ऑपरेशन, वो परचेज सिस्टम है, वो सेल सिस्टम है, वो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है, वो मार्केटिंग सिस्टम है, वो अकाउंट सिस्टम है, वो HR सिस्टम है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट मतलब हर ऑपरेशन
हर एक्टिविटी को चेक करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। क्या चेक करना ये भी हम डिस्कस करते हैं जी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑडिट। ऑपरेशंस मीन, ऑपरेशन का मतलब क्या, एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का काम किया जाता है, परचेजेस की जाती हैं, प्रोडक्शन की जाती है, लोगों को हायर किया जाता है HR डिपार्टमेंट में, लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उन्हें जॉब, उन्हें बोनसेस, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग की जाती है। तो क्या है ऑपरेशनल ऑडिट? इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑडिट। ऑपरेशंस मीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच आर वर्किंग फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इन सब की एक्टिविटीज़ को चेक करना इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इंक्लूड द ऑडिट ऑफ ईच ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट, हर ऑपरेशन को ऑडिट किया जाता है। तो आप फॉलो करें बात। ऑपरेशनल ऑडिट में अब वहाँ तो देखें, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट में तो सिर्फ आपने स्पेंडिंग एरियाज़ को देखा ना। बेस्ट वैल्यू ऑडिट में आपने ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटजीज़, जो प्रेजेंट सिनेरियो था उसको देखा और फिर कंपनी के लिए फ्यूचर प्लान्स बनाए। ट्रेडिशनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फोकस किया गया। ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑपरेशनल ऑडिट में कंपनी के हर ऑपरेशन को चेक किया जाता है, हर एक्टिविटी को चेक किया जाता है, हर सिस्टम को चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है जी? इन सिस्टम्स में क्या चेक किया जाता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। इन सिस्टम में क्या चेक किया जाता है? द पर्पज़ ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट इज़ टू मॉनिटर, चीज़ों को मॉनिटर करना। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की कारकर्दगी को जो इंतज़ामिया कर रही है उसको मॉनिटर करना। टू एंश्योर कंपनी पॉलिसीज़, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा हो। देखें, चाहे सेल डिपार्टमेंट है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को रन करने के लिए उस डिपार्टमेंट के हवाले से या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कंपनी पॉलिसीज़ कहते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट का मकसद ये है कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट में ये देखना कि क्या जो कंपनी ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, हर डिपार्टमेंट उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सेल्स का एक तरीका कंपनी ने बनाया, भाई इस तरह सेल्स होंगी, कैश रिसीव होगा, बिल दिया जाएगा, वो कैश किस तरह बैंक में डिपॉजिट करवाया जाएगा, कौन ज़िम्मेदार होगा। परचेजिंग का तरीका कंपनी ने बताया होता है, पॉलिसीज़ बनाई होती हैं कि परचेज़ के लिए पहले परचेज़ रिक्विजिशन बनेगी, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली जाएगी, फिर परचेज़ करने के लिए अखबारात में टेंडर नोटिस दिया जाएगा, फिर बिडिंग होगी, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको आपने ऑर्डर प्लेस करना है। परचेज़ का एक सिस्टम है, कंपनी की पॉलिसी है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मकसद है कि मेरिट पर लोगों को हायर करना, इतने % मेल मेंबर को हायर करना, इतने % फीमेल मेंबर को हायर करना, कोई फेवरेटिज़म ना होना, कोई नेपोटिज़म ना होना, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मकसद है। फिर ट्रेनिंग करवाना आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो सारी पॉलिसीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस की, कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज़ वेरी करती हैं। ऑपरेशनल ऑडिट का मकसद ये नहीं है कि ऑडिटर अपनी समझ के मुताबिक इंटरनल ऑडिटर बताए भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखिए, इंटरनल ऑडिटर ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ का इतना एक्सपर्ट नहीं है। इंटरनल ऑडिट का जो टाइप है ऑपरेशनल ऑडिट, इसका मकसद ये है कि इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट के हवाले से कंपनी की जो बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं उनको देखेगा कि क्या कंपनी की ये बनाई हुई पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन उन डिपार्टमेंट्स में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। सिंपली ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है जी, कि इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी ने किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, वो सेल डिपार्टमेंट है, वो परचेज़ है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, कंपनी ने हर डिपार्टमेंट के हवाले से, हर ऑपरेशन के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या उन पर उन डिपार्टमेंट के लोग, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो रिपोर्ट देना, डिस्कस करना और इंश्योर करना कि उन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ गए होंगे। ऑपरेशनल ऑडिट का पर्पस जो है
वो मॉनिटर करना है कंपनी की परफॉर्मेंस को, ताकि इंश्योर किया जाए कि कंपनी की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब इट इंक्लूड्स, इसमें किया क्या जाता है, तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले तो रीड द कंपनी पॉलिसीज़, वो कंपनी पॉलिसीज़ को पढ़ता है। हर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ईच ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट और हर ऑपरेशन के हवाले से कंपनी के बनाए हुए कवानीन जो है उनको रीड करता है, ताकि उसे पता चले कि किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी के क्या कवानीन हैं। फिर वो क्या करेगा, उनको पढ़ने के बाद वो हर डिपार्टमेंट में ऑब्ज़र्व करेगा, विज़िट करेगा और देखेगा कि हर डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकली उन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ऑब्ज़र्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़, वो जो ऊपर पॉलिसीज़ कंपनी ने बनाई हैं उसने पढ़ लिया ऑडिटर ने, भाई कि ये पॉलिसीज़ हैं इस डिपार्टमेंट की, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है हर डिपार्टमेंट के। फिर ऑडिटर क्या करता है, ऑब्ज़र्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को ऑब्ज़र्व करता है, चेक करता है, देखता है। बाय विजिटिंग द डिपार्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस, हर डिपार्टमेंट में जाता है, हर ऑपरेशन को वॉच करता है और देखता है कि क्या कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक ऑपरेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा काम वो ये करता है कि अगर उसे लगे, पॉइंट आउट एनी डेफिशिएंसीज इन द कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी की पॉलिसीज़ में कोई अगर खामी हो, कोई कमी हो, जिसकी वजह से विच प्रोवाइड स्पेस और अपॉर्चुनिटी टू वायलेट, मिस अप्रोप्रिएट, टू एम्बेजल और मिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैनेजमेंट है या जो लेबर है आपकी, उनको ये मौका मिल रहा हो कि वो खिलाफ वर्जी करें, वो मिस अप्रोप्रिएट करें, गलत इस्तेमाल करें, चोरी करें या गलत चीज़ें बताएं, फैक्ट्स को बदल दें। अगर कंपनी की पॉलिसीज़ में ऐसी कोई डेफिशिएंसीज़ हैं तो उनको पॉइंट आउट करना, ताकि कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को रिव्यू करे, ताकि कोई गैप ना रहे, कोई स्पेस ना रहे, ताकि किसी को फ्रॉड करने का, धोखा करने का, गलती का मौका ना मिले। तो ऑडिटर पहले क्या करता है जी, इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, कंपनी की पॉलिसीज़ को रीड आउट करता है, फिर कंपनी के डिपार्टमेंट्स में विज़िट करता है, हर डिपार्टमेंट में देखता है भाई कंपनी की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी है जी कि आपने मेरिट पर लोगों को हायर करना है, तो क्या देखा जाएगा भाई कि जिन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिन लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है या जिनको हायर किया जा रहा है वो मेरिट पर हायर हुए हैं या किसी रेफरेंस से हायर हुए हैं। कोई भी डेफिशिएंसी होगी जिसमें ये मौका मिल रहा हो लोगों को कि वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर सकें, कंपनी को नुकसान पहुंचा सकें, चोरी कर सकें, उनको पॉइंट आउट करना। फिर डिस्कस विद मेंबर्स और रिस्पॉन्सिबल पर्सनल्स ऑफ डिपार्टमेंट और कंपनी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करना, उन डेफिशिएंसीज़ को, उन कमियों को, उन ख़राबियों को, उन मिस स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना और फिर मॉनिटर तो करना ही है, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, और इस बात को कि यकीन दहानी करना, मतलब ये नहीं कि कह कर सिर्फ ओपिनियन देकर आ जाना जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, सिर्फ ओपिनियन दे देता है, बल्कि इंश्योर करना द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू मीट द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योर करना कि उन पॉलिसीज़ को वाकई ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मीट द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, आगे कंपनी के मकासद जो हैं वो हासिल हो सकें। तो ऑपरेशनल ऑडिट दोबारा से एक बार मैं ब्रीफ कर दूं कि ऑपरेशनल ऑडिट क्या है। ऑपरेशनल ऑडिट का मकसद ये है जी कि कंपनी के हर ऑपरेशन, परचेज सिस्टम, सेल्स सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सारे ऑपरेशंस का ऑडिट करना। किस तरह ऑडिट करना, देखना भाई कि क्या कंपनी की पॉलिसीज़ जो हर डिपार्टमेंट के हवाले से हैं, क्या उन पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से या नहीं किया जा रहा, और कंपनी का क्या रिएक्शन है, कंपनी की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ खामियां हैं, ताकि कंपनी को गाइड किया जाए कि वो उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करे ताकि अल्टीमेटली कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। तो आज के लेक्चर का ये सेकंड पार्ट, जिसमें हमने ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि इंटरनल ऑडिट में कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ जी। हमने वैल्यू फॉर मनी ऑडिट के बारे में पढ़ा, बेस्ट वैल्यू ऑडिट, ट्रेडिशनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। देखें, जब आप इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं ना, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि आप ये सारे ऑडिट करवाएंगे। इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटीज़ में ये शामिल है कि उसने वैल्यू फॉर मनी ऑडिट करना है, बेस्ट वैल्यू ऑडिट करना है, ट्रेडिशनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक्चुअली दीज आर द एक्टिविटीज़
जो वो परफॉर्म करता है, वो स्पेंडिंग एरियाज़ को चेक करता है, वो कंपनी के लिए परफॉर्मेंस प्लान्स बनाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, और फिर वो कंपनी के सारे ऑपरेशन, सारे डिपार्टमेंट, उनकी वर्किंग को चेक करता है। तो दीज आर इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स। यहाँ पर आज का लेक्चर जो है वो हमारा फिनिश हुआ। इसके साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर की आउटलाइन आपको दिखाई थी कि इस चैप्टर में इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ अंसार जो थे उनके पास पहले से ही मालो दौलत थी, माली लिहाज से वो बहुत मजबूत थे। हिजरत करके जाने वाले जो मुहाजिर थे, इन्होंने मदीना में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला किया, शिकवा किया। शिकवा ये किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो मदीने के अंसार हैं, इनके पास तो बहुत मालो दौलत है, और वो ये माल अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करते हैं, तो वो सवाब में, नेक अमाल में हमसे कहीं आगे हैं, जबकि हमारे पास मालो दौलत नहीं है, हम उस तरह से खर्च नहीं कर पा रहे, तो सवाब में, नेकियों में ये हमसे सबकत ले गए हैं। इस बात से आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा में नेकियां करने का, सदका देने का कितना शौक़ पाया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुहाजिर सहाबा थे उनको इरशाद फरमाया कि अगर तुम सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये 3 तस्बीहात अपनी हर नमाज के बाद 33-33 मरतबा पढ़ो, तो तुम्हें भी उनके बराबर सदका करने का सवाब मिल सकता है। चुनाचा जो मुहाजिर सहाबा थे उन्होंने ऐसा ही किया। हर नमाज के बाद वो बैठते और 33-33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करते। जब अंसारी सहाबा ने देखा कि ये मुहाजिर सहाबा नमाज के बाद बैठे रहते हैं और कुछ पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने पता चला लिया। चुनाचा उन्होंने भी हर नमाज के बाद इसी तरह तस्बीह करना शुरू कर दी। जब मुहाजिर सहाबा ने देखा कि अंसार सहाबा भी इसी तस्बीह को कर रहे हैं, तो वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और फिर जाकर कहा कि ये अंसार सहाबा तो वही तस्बीह जो आपने हमें बताई थी वो भी करना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह तो वो फिर हमारे बराबर हो जाएंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है देता है। तो इससे ये भी पता चला कि सहाबा में नेकियां करने का कितना ज़्यादा शौक़ पाया जाता था। दूसरा ये कि जो तस्बीहात हैं, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ने से सदक़े के बराबर, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के बराबर सवाब मिलता है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन तस्बीहात को पढ़ा करें, ताकि हम भी नेकियों में सबकत ले जाएं, हमारी नेकियों में, हमारे अमाल में इजाफ़ा हो। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल में सबकत ले जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।